जय हिंद साथियों, उम्मीद है कि आप घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नए सिरे से शुरू कर चुके होंगे। दोस्तों, जो हमारा आज का जो पूरा का पूरा सेशन है वो हम इतिहास विषय को कंटिन्यू करने वाले हैं। इतिहास में आपको पता है कि हमारी इससे पूर्व में चर्चा हड़प्पा सभ्यता को लेकर, वैदिक सभ्यता को लेकर हो चुकी है। अब जो हमारी चर्चा आकर के टिकी हुई थी वो पूरी की पूरी महाजनपद काल से संबंधित थी। तो महाजनपद काल के दौरान हमने कुछ चीजें आपसे डिस्कस करी थी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि आखिर महाजनपद युग में क्या परिवर्तन रेखांकित हुए। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि गणतंत्रों का उदय कैसे हुआ, द्वितीय नगरीकरण कैसे आ गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 16 महाजनपद किस प्रकार से अस्तित्व में आए। तो ये सारी की सारी चीजें हम पूर्व के डिस्कशन में डिस्कस कर चुके थे। आज का जो सेशन है वो इसी महाजनपद काल से संबंधित होगा। थोड़ा सा समझेंगे कि महाजनपद काल में हमने 16 महाजनपद पढ़े थे। 16 महाजनपदों के बारे में पूर्व के लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। 16 महाजनपद में हमने एक बात देखी थी कि जो सबसे ज्यादा धनी महाजनपद था, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा वर्चस्वशाली जनपद था, वो था हमारा मगध। इसके बाद दूसरा सबसे समृद्धशाली महाजनपद आता है अवंती। बाकी छोटे छोटे महाजनपद थे, वो इतने शक्तिशाली या इतने प्रभुत्वशाली नहीं हो सके कि किसी, या फिर मगध हो चाहे वो अवंती हो, इन किसी भी महाजनपद को टक्कर दे सके। तो हमें आज जानने का प्रयास करना है आखिर ऐसे कौन से रीजन रहे जिसके कारण मगध का क्लाइमैक्स हुआ या मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध इतना मजबूत हो गया कि उसको टक्कर देने के लिए कोई भी महाजनपद आसपास नहीं था। तो आज का जो पूरा सेशन है वो हम मगध के बारे में जानेंगे, मगध का उत्कर्ष जानेंगे, और इसके बाद हम महाजनपद काल की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। फिर उसके बाद सीधे मगध साम्राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो प्रश्न है सबके सामने, वो प्रश्न यही है कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ, या क्लाइमैक्स ऑफ मगध। मगध इतना मजबूत कैसे हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो एकदम बेसिक चीज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मगध का लोकेशन आपको बता दें। मगध नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक छवि बनती होगी, वो बनती होगी बिहार की, कि हाँ यार ये बिहार का रीजन है। तो पहली बात तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग। यहां पर ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन था उस समय का मगध वाला इलाका। ठीक है, तो हम समझने वाले हैं कि आखिर मगध इतना वर्चस्वशाली कैसे हुआ, मगध इतना प्रभुत्वशील या मगध इतना मजबूत कैसे हुआ कि सारी की सारी महाजनपदों ने, क्योंकि इससे पहले भी अनेक महाजनपदें थी, 16 महाजनपदों को उल्लेख मिला। हम ये जानेंगे आखिर समस्त महाजनपदों ने इसके आगे घुटने कैसे टेक दिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम देखेंगे यहां की भौगोलिक स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये बिहार के पास, बिहार का अंतर्गत मगध है, जिसकी राजधानी कभी ग्रीव्रज थी। ठीक है ना। तो मगध की राजधानी थी ग्रीव्रज। अब समझना ये है कि ये जो मगध था, ऊपर से आ रही है गंगोत्री से निकल करके गंगा, समझना, नीचे से
यहां से मध्य प्रदेश से जा रही है सोन, और यहां पर एक लोकल नदी और थी जिसका नाम था पुनपुन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्षेत्र जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कितनी शानदार भौगोलिक स्थिति, मतलब कोई राजा तो आक्रमण कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी शानदार है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन एक बात यह भी थी कि यदि कोई प्रवेश कर गया तो फिर यदि शत्रु बड़ा है, घातक है, तो फिर यहाँ के लोगों को सरवाइव करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत शानदार थी। ये प्रदेश तीन नदियां, खासकर दो नदी बड़ी बड़ी थी, एक तो सोन हो गई, और सोन के अलावा जो दूसरी नदी थी वो थी हमारी गंगा। गंगा और सोन बड़ी नदियां, एक छोटी नदी थी पुनपुन, इससे घिरा हुआ क्षेत्र था। तो भौगोलिक स्थिति बहुत शानदार थी। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा रीजन हम डिस्कस करेंगे वो होगा यहां की कृषि। देखो, आपको पता है कि मगध का जो एरिया है या आधा बिहार है, बिहार का एक हिसाब से कह सकते हैं पश्चिम बिहार, तो पश्चिम बिहार और दक्षिण बिहार ये पूरा का पूरा रीजन आता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, है ना। अब एक शब्द आया प्रायद्वीपीय पठार, अब आप परेशान हो रहे होंगे सर ये प्रायद्वीपीय कैसा है। तो प्रायद्वीपीय जनरल अपन लोग बोलते हैं कि, थोड़ा समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन मतलब तीन तरफ से, देखो यहां पर भी समुद्र है अरब सागर, यहां पर है हमारी बंगाल की खाड़ी, नीचे साइड दक्षिण में हमारा हिंद महासागर। तो हम देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा क्षेत्र तो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे जनरली हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है ना। तो ये वाला प्रायद्वीपीय पठार जो था पूरा, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये वाला, है ना। सॉरी, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नीचे वाला, और प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर पड़ता था उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो चूंकि इसकी अवस्थिति जो थी वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में थी, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में इसकी अवस्थिति होने के कारण यहां पर चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, या फिर गन्ना हो, या फिर अनेक प्रकार की कोई भी खाद्यान्न फसलें हो, सबका बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन हो रहा था। एक बात, दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखेंगे कि खेती तो हो रही थी, खेती के साथ साथ एक अन्य चीज ये जुड़ी थी कि उसी समय लोहे का हो गया था आविष्कार। तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में क्या होने लगी, खेती होने लगी। लोहे के फाल का आविष्कार, कुदाल, हंसिया और भी जितने तरीके के यंत्र थे जिसकी सहायता से खेती के काम किए जा सकते थे, समस्त प्रकार के यंत्रों की धीरे धीरे खोज होने लगी। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे कृषि का विकास हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे चूंकि यहाँ पे जल की व्यवस्था बहुत शानदार थी, हम पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पुनपुन, सोन, गंगा नदियां थी। तो यहाँ से लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी नहरें बनाकर अपने खेतों को सींचना प्रारंभ कर दिया। तो देखो सिंचाई की व्यवस्था हो गई, ज्यादा क्षेत्र में कृषि करने लगे। दूसरी बात यहां पर यह निकल करके आई कि यहां पर इस दौरान धान की रोपाई की खोज हो गई। मतलब यहां के लोगों ने किस प्रकार से धान का रोपा लगाया जाता है यह सीख लिया, तो यहां का उत्पादन क्या हो गया, और भी अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर धान की रोपाई का आविष्कार हो गया। और इसके अलावा जो दास होते थे, खासकर ऐसे दास जो राजमहल में रहते थे, तो ऐसे दास जो राजमहल में रहते थे, इनको अब कहां लगाया जाने लगा, इनको अब कृषि के क्षेत्रों में लगाया जाने लगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाग अब किससे जुड़ने लगे, कृषि से जुड़ने लगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में जितना प्रभाव भौगोलिक स्थिति ने डाला, उतना ही प्रभाव किसने डाला, कृषि के विकास ने भी डाला। तो दो बातें होंगी कि भाई भौगोलिक स्थिति बहुत शानदार थी, कृषि का विकास हो गया था,
मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में लोहे के कुदाल या लोहे के फाल का आविष्कार हो गया था, जिसके कारण उनकी कृषि टेक्निक डेवलप हुई, रोपाई पद्धति का विकास हुआ। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में खेती की जाने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो राजाओं के दास होते थे उनको अब कहां लगाया जाने लगा, उनको अब खेतों पर कृषि मजदूरी में लगाया जाने लगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग शिल्प कला का विकास। तो हमने दो कारण पढ़ लिए मगध के उत्कर्ष के। एक तो पढ़ा हमने भौगोलिक स्थिति, कृषि का विकास। अब देखते हैं शिल्प कला का विकास। हमने आपको बताया था कि उस समय देखो झारखंड बिहार का हिस्सा था और बिहार में पड़ता था मगध। तो बिहार दो चीज के लिए बिहार या फिर कह सकते हैं वर्तमान का झारखंड, झारखंड दो चीजों के लिए फेमस था। एक तो अपनी उस समय लोहे की खानों के लिए फेमस था, और लोहे की खानों के अलावा वो सबसे ज्यादा फेमस था अपने यहाँ के जंगलों के लिए। तो हुआ क्या, जब लोहे का आविष्कार हुआ तो सबसे ज्यादा जो लोहे की खानें मिली वो कहां से, लोहे की खुदाई हुई या लोहे का जो खनन किया गया वो किया गया सबसे ज्यादा झारखंड वाले इलाके से। जब लोहे का खनन हुआ, लोहे के प्रयोग से लोग बाग परिचित हुए, जब लोहे के प्रयोग से लोग बाग परिचित हुए तो उन्होंने क्या किया, लोहे से विभिन्न हथियार बनाने प्रारंभ कर दिए। तो हम देखेंगे लोहे के हथियार बनाए जाने लगे। अब जब लोहे के हथियार बनाए जाने लगे तो उन हथियारों का प्रयोग सेना में किया जाने लगा। इसके अलावा एक वर्ग आया, शिल्पकारिता वर्ग, चाहे वो बढ़ई हो, लोहार हो, सुनार हो, शिल्पकारिता का कोई ही वर्ग हो जो धातु निष्कर्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आभूषण, अस्त्र शस्त्र तैयार कर सकता था। ऐसे वर्ग का भी उदय हुआ, जिसके कारण पूरे के पूरे मगध क्षेत्र में क्या हुआ, शिल्प कला का विकास हुआ। लेकिन हमें याद रखना है, शिल्प कला में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उपकरण एवं हथियारों का बनाया जाना, मतलब लोहे के उपकरण बनाए जाना, जो कि केवल मगध के पास था और अन्य किसी महाजनपद के पास इतने धारदार, इतने घातक लोहे के हथियार नहीं थे। इतनी बात स्पष्ट हुई। तो शिल्प कला के विकास ने भी क्या किया, मगध को एक नई ऊंचाई प्रदान की। अगली बात, तो शिल्प कला के बाद हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया वो किया यहाँ के वाणिज्य और व्यापार ने। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा मगध की भौगोलिक स्थिति के बारे में, मगध की कृषि के बारे में, मगध की शिल्प कला के बारे में, मगध में वाणिज्य व्यापार के बारे में। तो उस समय मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में जब हम मगध को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मगध में, खासकर इस एरिया में, आपने खुद पढ़ा होगा कि मगध उस समय वाणिज्य व्यापार का केंद्र था। और खासकर उस समय जो व्यापार होता था वो रेशम व्यापारिक मार्ग। तो आप देखेंगे यहां से होकर के अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक मार्ग जाता था, और एक मार्ग यहां से होते तिब्बत से होते हुए चीन तक जाता था। तो ये पूरा व्यापारिक मार्ग आप देखते हैं इस तरफ भी फैला हुआ था और इस तरफ भी फैला हुआ था। तो आप यहां पे देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार का केंद्र कौन था, वाणिज्य व्यापार का केंद्र था मगध। तो वाणिज्य और व्यापार का केंद्र होने के कारण मगध को एक नवीन दिशा प्रदान हुई, क्योंकि जितनी भी महाजनपदें व्यापार करती थी वो उनको सारी की सारी महाजनपदों को कहां से होकर गुजरना पड़ता था, सारी की सारी महाजनपदों को मगध से होकर गुजरना पड़ता था। जब कोई महाजनपद या कोई राजा इनकी सीमा से गुजरता था तो राजाओं को क्या करना पड़ता था, इनको चुंगी कर देना पड़ता था, जैसे हम लोग बोलते थे सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क सबसे ज्यादा किसे प्राप्त हो रहा था, मगध को प्राप्त हो रहा था। समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध वाणिज्य व्यापार में भी बहुत उन्नत था। ठीक है ना। तो हमने कुछ कारण पढ़े जिसके कारण मगध बहुत आगे गया। ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लें। और सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया था ए नंबर, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत शानदार थी, है ना।
एक तो सामरिक दृष्टि भी थे, सामरिक दृष्टि भी थे, या कह सकते हैं सामरिक आधार पर भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आर्थिक आधार पर। दूसरा हमने देखा कृषि बहुत शानदार थी यहाँ की। तीसरा हमने यहां पर देखा कि यहां पर शिल्प कला का विकास हो चुका था। इसके अलावा हमने देखा कि शिल्प कला के अलावा यहां पर वाणिज्य और व्यापार बहुत शानदार था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझो आप, देखो एक और देख सकते हैं, देख सकते हैं सामाजिक, सामाजिक दृष्टिकोण। यदि हम बात करें और भी इसकी चर्चा करें आगे, तो हम पाते हैं, देखो ये तो मगध हो गया, बिहार मतलब ऐसी महाजनपदें जो मगध के एरिया या फिर बिहार वाले रीजन में पड़ती थी, और जो शेष भारत की महाजनपद थी, चाहे वो आपकी पांचाल हो, चाहे वो आपकी अश्मक हो, मत्स्य हो, शूरसेन हो, या फिर कोई सी भी हो, जो कह सकते हैं पर लोग मगध बिहार झारखंड के एरिया से अलग थी। शेष भारत महाजनपद कह सकते हैं अपन लोग, मगध के अलावा शेष महाजनपदों में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी? सामाजिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा जटिल थी। जटिल इस प्रकार थी कि वहां पे जाति व्यवस्था हावी थी। जाति व्यवस्था हावी होने के कारण वहां पे कर्मकांड थे, जिससे समाज एकजुटता, समाज में एकजुटता नहीं थी। समाज में एक प्रकार का विघटनकारी स्वरूप उसका देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं शेष भारत में जितने भी महाजनपदें थी, उनका जो समाज था वो एक प्रकार से विघटित समाज था या विघटनकारी समाज था। जबकि चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे वो स्त्रियों की दशा हो, चाहे वो शूद्रों की दशा हो, या कोई सी भी सामाजिक रीजन हो, मगध में इसका प्रभाव बहुत कम था। तो मगध में जब वर्ण व्यवस्था उतनी हावी नहीं थी, तो यही रीजन था कि यहाँ की जो सेना होती थी, सेना में ना केवल आप देखेंगे कि ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल होते थे, अपितु क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के लोग भी शामिल होते थे। तो जब ये चारों के चारों वर्ग सेना में शामिल होते थे, तो सेना कैसी थी यहाँ की? बहुत मजबूत थी। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक आधार ने भी, या सामाजिक दृष्टिकोण ने, मगध के सामाजिक दृष्टिकोण ने मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर और कौन से इसके कारण रहे। ये तो हमने मुख्य कारण इसके डिस्कस कर लिए। एक और यदि हम कारण डिस्कस करें तो एक कहेंगे यहां पे योग्य शासक, यहां पे बहुत सारे योग्य शासक आए। आप देख सकते हैं कि मगध में देखो, देखेंगे अपन लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मगध में अपन लोग शुरू में 3 वंश अपन लोग पढ़ेंगे, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। आप हर्यक वंश को ले लो, देखो यहाँ पे शानदार शासक आया बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु, ठीक है ना, अजातशत्रु के बाद आया उदयन, ठीक है ना, तो उदयन के बाद आया नागदशक। तो हम देखते हैं कि मगध में योग्य शासक आए। वहां पर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य आ गया, तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो देखेंगे मगध जो था, मगध को एक केंद्रीकृत प्रशासन के साथ साथ वहां पे कभी योग्य शासकों की कमी नहीं रही। तो जब वहां पे योग्य शासक थे, तो उन योग्य शासकों ने क्या किया? मगध को एक अच्छा केंद्रीकृत प्रशासन प्रदान किया, जिसके कारण मगध अपने आप में एडजस्ट कर पाया और एक अपनी क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचा। तो इस प्रकार से हमने महाजनपद काल के दौरान मगध के उत्कर्ष के पीछे की कहानी जानी। हमने ये जाना कि आखिर मगध क्यों इतना ज्यादा डेवलप हुआ।
अब हम कुछ आपके सामने प्रश्न रखेंगे, ये प्रश्न आपको खुद सॉल्व करने हैं क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। हम आपके सामने एक प्रश्न देंगे कि महाजनपद कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। तो एक प्रश्न तो आपके सामने ये रहेगा कि महाजनपद कालीन सामाजिक स्थिति को बताइए। जो दूसरा प्रश्न आपके सामने रहेगा वो रहेगा महाजनपद कालीन धार्मिक स्थिति को समझाइए। धार्मिक स्थिति को समझाइए। अब आपको कुछ क्लू दे देते हैं इसका। देखो महाजनपद कालीन सामाजिक स्थिति, देखो यहां पे देखेंगे आप तो पहले नंबर तो हम वर्ण व्यवस्था को लिख देंगे कि वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी। दूसरा पॉइंट हम इसमें डालेंगे जाति व्यवस्था उदय हुई थी, तो जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या था। जो हम इसमें तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं स्त्रियों की दशा पर, स्त्रियों की दशा कैसी थी। इसके अलावा हम शूद्रों की स्थिति पर को भी बता सकते हैं। इस प्रकार से हम इस सामाजिक स्थिति में 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि महाजनपद कालीन सामाजिक स्थिति कैसी। वर्ण व्यवस्था अपने उसी स्वरूप में प्रचलित थी, उसी प्रकार से आगे बढ़ी जा रही थी, समाज में इसी प्रकार से लोगों को अफेक्ट कर रही थी। इसके अलावा जाति व्यवस्था, हमारा पूरा समाज जातियों में विभक्त हो चुका था। हम देखते हैं समाज में एक वैश्य वर्ग के साथ एक नया वर्ग शिल्पकारिता वर्ग जुड़ा था। और जब आगे जाएंगे तो हम मौर्य काल में जब मैगस्थनी जाते हैं तो इंडिका नामक पुस्तक लिखते हैं, उसके माध्यम से और भी अनेक प्रकार के वर्गों का उल्लेख उन्होंने उसके माध्यम से किया है। तो हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था अपने कठिनतम स्वरूप में आ चुकी थी। स्त्रियों की दशा आप देखेंगे कि समाज में लगातार गिरती जा रही थी, शूद्रों की स्थिति और भी दयनीय होती गई। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न रहेगा महाजनपद कालीन सामाजिक स्थिति, इस पर आपको लिखना है, ठीक है ना। वही चीजें हैं, अब थोड़ा सा मेमोराइज कैसे करना है। हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, एकदम शानदार व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं थी। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा समाज टफ हो गया। उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्या हुआ, हमारा समाज और भी ज्यादा कठिन होता गया और लोगों का जीवन धीरे धीरे एक प्रकार से कह सकते हैं जीवन जीना दूभर होता गया, ठीक है। अब चलते हैं लोग आगे। अब जानते हैं महाजनपद कालीन धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति के विषय में हमने जब चैप्टर शुरू किया था महाजनपद काल का तो बताया था कि कई चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। एक तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था आएगी, है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो बताना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा षोडश संस्कार की व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक किस प्रकार तक 16 प्रकार के संस्कार चलते थे वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा विवाह, जो समाज था महाजनपद कालीन का वहां पे 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, है ना। ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, इसके बाद देखेंगे राक्षस विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, है ना, गंधर्व विवाह। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो आपको जब आप महाजनपद कालीन धार्मिक स्थिति पर आंसर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो वर्णाश्रम व्यवस्था बताएंगे कि महाजनपद काल के दौरान वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्भव हुआ, जिसमें 3 प्रकार के गृहस्थ, वानप्रस्थ और इसके अलावा गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक प्रकार का और आश्रम इसमें अस्तित्व में आ गया। 16 संस्कार जन्म से लेकर मरण तक, है ना, 16 प्रकार के संस्कार देखते हैं आप लोग, है ना, जो आए वो कहां पर आए, इसी महाजनपद काल के दौरान आ गए। इसके बाद हमें विवाहों की स्थिति बताना पड़ेगी कि 8 प्रकार के विवाह आए, है ना। उनमें सबसे जो मान्यता प्राप्त विवाह था वो था ब्रह्म विवाह या देव विवाह, है ना, सबसे ज्यादा मान्यता थी। इसके अलावा प्रजापत्य विवाह भी था, गंधर्व विवाह भी था, राक्षस विवाह भी था, असुर विवाह भी था, पिशाच विवाह भी था। तो इन सारे विवाहों की चर्चा जो आपको करनी पड़ेगी वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि जब मौर्य काल आएंगे ना तो सेम सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति अपन को देखने मिलेगी मौर्य काल में। चूंकि ये पॉइंट मौर्य काल में डिस्कस होने हैं इसलिए यहाँ पे इनको ज्यादा अपन लोग डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए गृह कार्य रहेगा कि महाजनपद कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताना पड़ेगा और ये महाजनपद कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे आप लोग, थोड़ा सा अंतर है, यदि उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक सभ्यता से रिलेट करें इसको तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे की ओर और अब जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। तो यहाँ से महाजनपद काल के दौरान एक टॉपिक रहेगा
उसका नाम रहेगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, ये जो मगध साम्राज्य है इसे हमको बांटना है 3 वंशों में। पहला जो हमारा वंश रहेगा वो रहेगा हर्यक वंश। जो दूसरा वंश रहेगा वो रहेगा शिशुनाग वंश। तीसरा जो वंश रहेगा हमारा वो रहेगा नंद वंश। ठीक है ना, 3 प्रकार के वंश अपन को उसमें पढ़ना है मगध साम्राज्य के अंतर्गत। तो इसको याद कर सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछे मगध साम्राज्य, मुख्य रूप से 3 वंश अपन को पढ़ना है, तो उसमें अपन को याद रखना है हसीना। एक छोटी सी ट्रिक टाइप है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको, हसीना। ठीक है, हा से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश। क्लियर, आगे चलते हैं। जो हर्यक वंश का टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है 545 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। जो शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक या बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। इसके अलावा जो नंद वंश है, नंद वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार से हमने 3 वंश जाने, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश को पढ़ना अपन लोगों को 545 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। इसके बाद शिशुनाग वंश को अपन लोग पढ़ेंगे 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद जो हम वंश पढ़ेंगे वो रहेगा नंद वंश। महापद्मनंद और धनानंद के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पढ़ेंगे हम लोग 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक। क्लियर, स्पष्ट, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन लोग, यहां पर जितने भी शासक आए इन सबकी एक बार टाइमलाइन बना लें, ताकि अपना काम आसान हो जाए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, है ना। तो जब भी लेक्चर लिया करें तो एक 2-3 पेज ले लिए, 2-3 पेज पेन लेकर बैठा करें, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लिया करें। आराम से वीडियो को पॉज किया और उसमें छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर ली, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं अब। तो पहले अपन हर्यक वंश को डिस्कस करें। तो हर्यक वंश में कौन कौन से राजा आए? पहला राजा आया बिंबिसार। इसी ने क्या की थी? हर्यक वंश की स्थापना। बिंबिसार के बाद आएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद आएगा उदयन। उदयन के बाद आएगा नागदशक। तो ये 4 शासक अपन लोग पढ़ेंगे किसमें? 4 शासक अपन लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश में। अब बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या था ये भी पता होना चाहिए अपन लोगों को, ठीक है ना। तो बिंबिसार ये 545 से लेकर के 493 तक रहा, ठीक है ना। और जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का टाइम पीरियड था 493 से लेकर के 461 ईसा पूर्व तक। जो उदयन आया, ये उदयन था 461 ईसा पूर्व से लेकर के 445। हालांकि नाग दशक के बारे में ऐसी पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या था। क्लियर, ये तो हमने जान लिए हर्यक वंश के शासक। तो हर्यक वंश से अपन को कितने शासक पढ़ना है? 4 शासक, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ठीक है ना। अब इसकी एक ट्रिक है याद करने की। इसको याद करना अपन लोगों को बी आ उ ना। बी से बिंबिसार, आ से अजातशत्रु, उ से उदयन, ना से नागदशक। इस प्रकार से अपन लोग इन 4 राजाओं को याद रख सकते हैं। क्लियर भैया। अब चलते हैं अपन लोग कहां? अब चलते हैं अपन लोग शिशुनाग वंश की ओर, ठीक है ना। तो
इन नाग दशक को खत्म किया किसने? नाग दशक को मार दिया शिशुनाग ने। जो एक्चुअल में शिशुनाग वंश के संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। तो शिशुनाग इनके अमात्य थे नाग दशक के। और नाग दशक का अमात्य मतलब नाग दशक के प्रधानमंत्री। तो नाग दशक चूंकि बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही शिथिल प्रकार के शासक थे, राजकार्यों की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, तो इसका फायदा इनके प्रधानमंत्री साहब ने उठाया और प्रधानमंत्री ने मजे से इनको दर्शक कर, है ना, अपदस्थ कर दिया और खुद क्या बन गए? खुद राजा बन गए। इस प्रकार से शिशुनाग वंश ने अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। एक प्रश्न पूछा जाता है नाग दशक के ऊपर कि इतिहास में नाग दशक को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो नाग दशक को दर्शक कहा गया। दर्शक इसलिए कहा गया क्योंकि भाई साहब देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए और शिशुनाग ने को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो नाग दशक को किसकी संज्ञा दी जाती है? दर्शक की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? अब चलते हैं अपन लोग आगे। तो नाग दशक के बारे में जाना अपन ने, तो पहला जो शासक आएगा शिशुनाग वंश के अंतर्गत वो आएगा शिशुनाग खुद, है ना। जो शिशुनाग था ये शासक रहा, मान के चलिए आप 412 से लेकर के 393 तक, 412 से लेकर 393 ईसा पूर्व तक। इसके बाद शिशुनाग के बाद आता है महत्वपूर्ण शासक था कालाशोक, है ना। कालाशोक रहता है आपका 393 से लेकर के 366 तक। इसके बाद आता है नंदीवर्धन, ठीक है ना। जो नंदीवर्धन था ये रहता है आपका शासक 366 से लेके, ठीक है ना, 345 तक। तो हमने यहाँ पे शिशुनाग वंश के बारे में भी जान लिया कि शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई, शिशुनाग ने की थी, ये इसका संस्थापक राजा था। इसके बाद जो दूसरा शासक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कालाशोक। ये रहा 393 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक राजा, ठीक है ना। कालाशोक के बाद जो अंतिम शासक अपन लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश में वो पढ़ेंगे नंदीवर्धन। ये रहा 336 से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक। क्लियर? इसके बाद जाते हैं अपन लोग नंद वंश की ओर। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, है ना। महापद्मनंद की कुल मिलाकर के 9 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था धनानंद। तो धनानंद ने अपने भाइयों को मारकर क्या प्राप्त की थी? राजगद्दी प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही शासक पढ़ेंगे अपन लोग, एक तो महापद्मनंद पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे धनानंद। धनानंद ये करीब रहा है 335 ईसा पूर्व से लेकर 323 तक शासक, और इसके पहले इसका पिता महापद्मनंद ने शासन किया है। क्लियर? तो लिख सकते हैं आप लोग कि 344 से लेकर 335 ईसा पूर्व तक महापद्मनंद और 335 से लेकर 323 तक धनानंद। क्लियर? इतनी बात स्पष्ट हो? तो यहां पे हमने पूरी टाइमलाइन आपके सामने पेश कर दी। अब एक एक की चर्चा हो जाए विस्तृत रूप में। तो सबसे पहले हमने जो चर्चा करनी है वो करनी है हर्यक वंश की। क्लियर? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है बिंबिसार को। तो बिंबिसार क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। भाई साहब का एक नाम था, इनका नाम था उपनाम श्रेणिक या श्रोणित, 2 नाम मिलते हैं। कई किताबें इसका नाम बताती हैं श्रोणित और कई लोग इसे श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं। तो इनका एक उपनाम मिला है जिसे श्रेणिक के नाम से। तो बिंबिसार एक्चुअल में बहुत दूरदर्शी थे, महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे। तो एक्चुअल में महात्मा बुद्ध के मित्र थे तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि शांति प्रिय रहे होंगे। भाई साहब इतने शांति प्रिय थे कि भाई साहब ने 3-3 शादियां कर ली, है ना। तो याद रखिएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और बिंबिसार का जो उपनाम मिलता है वो श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे, है ना। माना जाता है, कई जगह पे प्रमाण मिलता है कि संघ की स्थापना के लिए या धम्म की स्थापना के लिए गौतम बुद्ध को इन्होंने अपने राज्य की बहुत सारी जमीन भी प्रदान की थी। क्लियर? तो एक बात आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गई। अब बिंबिसार के बारे में और तथ्य क्या है? चूंकि बिंबिसार गौतम बुद्ध के मित्र भी थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे, तो इस कारण इन्होंने अपने राज्य विस्तार के क्रम में बहुत ही अहिंसा की नीति का परिचय दिया
और एक नवीन योजना के तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राजकाज को बहुत ही या अपने राज्य को मजबूती देने के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भाई साहब ने 3-3 शादियां कर ली, है ना। तो देखेंगे इन्होंने 3 शादियां की थी, है ना। एक तो कौशल नरेश की बहन प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन के साथ इन्होंने शादी की, है ना। दूसरा की थी वैशाली गणराज्य की, है ना, वैशाली गणराज्य की लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। और तीसरा विवाह मद्र नरेश या मद्र कुल के प्रधान की पुत्री के साथ इन्होंने क्या कर लिया, मद्र कुल के प्रधान की पुत्री के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। तो भाई साहब ने 3 विवाह किए, 3 विवाह कर लिए, तो जो बड़ी बड़ी महाजनपद थी वो तो ऐसे ही निपट गई, है ना। अब उनकी तो क्या मजाल किसके सामने कोई युद्ध लड़ पाए। खैर, ये तो इन्होंने अपने राजकाज को मजबूती प्रदान करने के लिए एक वैवाहिक नीति का सहारा लिया और अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए इन जनपदों के साथ। जो मगध की वास्तविक बुराई थी, मगध की वास्तविक बुराई थी अवंती के साथ। अवंती का जो शासक था उस समय, अवंती के शासक का नाम था चंड प्रद्योत। कई बार इनसे युद्ध भी हुआ था। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार नापसंद करते थे कि अनेक बार इनके बीच मुठभेड़ हो चुकी थी। तो एक उदाहरण मिलता है, एक बार की बात है कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत पड़ जाते हैं बहुत बीमार। तो जब चंड प्रद्योत बीमार पड़ गए तो उस समय बिंबिसार के पास एक राजवैद्य था जीवक नाम का, बड़ा ही फेमस था। माना जाता है कि इसके पास अनेक प्रकार के औषधीय गुण थे, या औषधीय विद्या में या आयुर्वेदिक विद्या में इतना निपुण था ये कि ये लोगों को यदि हल्की सांस भी चलती हो तो वो जिंदा कर देता था। इतने उसके पास आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध थे। तो जब एक बार अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया तो इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा। जीवक ने इलाज किया और चंड प्रद्योत सही हो गए, है ना। तो जब चंड प्रद्योत सही हो गए तो हम देखते हैं कि फिर दोनों के बीच थोड़ा सा मित्रता शुरू हुई। चंड प्रद्योत को लगा यार ये तो हमारे मित्र हैं, हम तो खामाखा इनसे लड़ाई कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि बिंबिसार ने बाद में क्या किया, अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मित्रवत संबंध स्थापित कर लिए और इनकी जो लड़ाई थी वो यहीं पर समाप्त हो गई। अब इस बार 2019 की प्री में, जो भी 2020 में कंडक्ट हुआ है जनवरी में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जीवक से संबंध में, है ना। तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा, पर क्वेश्चन इसी प्रकार का था कि चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था। तो चंड प्रद्योत अवंती का शासक था और जीवक को बिंबिसार ने जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन था उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 की पीएससी में, जो 2020 के जनवरी में कंडक्ट हुआ था। क्लियर, इतनी बात स्पष्ट है। तो हमने इनके बारे में बातें करी। इसके अलावा हम देखते हैं 52 वर्ष की आयु में, 52 वर्ष की आयु में, या 52 वर्ष की आयु में नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि 52 वर्ष तक शासन करने के उपरांत कुल मिलाकर के इन्होंने 52 वर्ष तक रूल किया। इसके बाद माना जाता है कि 400 या कह सकते हैं 493 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई नहीं थी एक्चुअल में, इसकी मृत्यु की थी अजातशत्रु ने, इनके ही पुत्र ने। जो अजातशत्रु था ये लिच्छवी गणराज्य की जो राजकुमारी थी चिल्लना के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। अब थोड़ा सा इसमें टकराव का विषय है। देखो, जैन धर्म, चूंकि अजातशत्रु जो था वो जैन मतानुयायी था, बन गया था, पर बाद में बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। एग्जैक्ट की बात करें यदि, थोड़ा सा विवाद की स्थिति है। हुआ क्या था, इसका एक आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। वो गौतम बुद्ध से या महात्मा बुद्ध से नफरत करता था, अलगाव की भावना रखता था।
तो उसने क्या किया, उसने पिता और पुत्र में फूट डालने के लिए, अब चूंकि बिंबिसार तो भक्त थे महात्मा बुद्ध के, तो देवदत्त जी ने क्या किया, अजातशत्रु को अपने पाले में लिया और बोला कि यार तुम शासक बनो, ये तुम्हें तो शासक ही नहीं बनने देगा। तो अजातशत्रु ने क्या किया, कुछ समय बाद शक्ति अपने पास केंद्रित करके इनको जेल में डलवा दिया। जब इनको जेल में डलवा दिया, बिंबिसार जब जेल में कैद हो गए, तो इनकी जो पत्नी थी चिल्लना, चिल्लना ने अजातशत्रु को समझाया कि तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनको कैद से रिहा करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि बेड़ी में कैद थे ये, तो बेड़ी में कैद थे, तो बेड़ी में कैद होने के कारण माना जाता है कटार लेकर के जब कारागृह में या कारागार में अजातशत्रु अपने पिता की हथकड़ियों को काटने के लिए जाता है, तो उनके पिता को लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो उसी समय वो जहर खा लेते हैं और उनकी उसी दौरान कारागृह में या बंदी गृह में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। विवाद हो गया अब यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, अब बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु को पितृहंता बोला गया कि इसने तो पिता का वध कर दिया, है ना, इसे पितृहंता की, है ना, या फिर क्रूरत की संज्ञा भी दी गई है। जबकि जैन, चूंकि जैन मतानुयायी हो गए थे, तो जैन मतानुयायी क्या करते हैं, अजातशत्रु का बचाव करते हैं, बोलते हैं उसने तो कभी अपने पिता को मारा ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये डिबेट का विषय है, ये रिसर्च का विषय है कि एक्चुअल में क्या है, पर ऐसी कहानियां उसमें मिलती हैं जो हमने आपके साथ साझा की, और ये भी बताने का प्रयास किया कि अजातशत्रु को पितृहंता या क्रूरत की संज्ञा क्यों दी जाती है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अपन लोग जनरली ये करना क्या है, छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहे हैं ना, इसको पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। नोट अपने मन से करना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, है ना, हर्यक वंश कब से कब तक रहा, बिंबिसार ने कब तक शासन किया, है ना, बिंबिसार गौतम बुद्ध के साथ कब मिले, कैसी कैसी चीजें चली उनके साथ। और इसके अलावा बता सकते हैं कि आप लोग, इन्होंने अपने प्रशासन को या अपने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई, कहां कहां पर विवाह स्थापित किए। आप बता सकते हैं अवंती से इनके क्या संबंध थे, चंड प्रद्योत के बारे में बता सकते हैं, जीवक के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज जो हम बता रहे हैं ना, इसको आप अपने हिसाब से लाइन बना करके या वन लाइनर के हिसाब से लिख भी सकते हैं। क्लियर। आशा है कि आप लोग इसे बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। तो अब बिंबिसार की चर्चा तो हो गई है, अब चलते हैं थोड़ा सा अजातशत्रु की ओर, ठीक है। अजातशत्रु, ठीक है ना, अजातशत्रु 493 से लेकर के 461 तक शासक रहा। अजातशत्रु ठीक है ना, अजातशत्रु के समय में हुआ क्या, एक्चुअल में जो बिंबिसार जब राजा था, तो बिंबिसार की राजधानी थी ग्रीवरज, उसने ग्रीवरज को राजधानी बना हुआ था। तो मगध की उस समय ग्रीवरज राजधानी थी। तो अजातशत्रु जब राजा बना, तो पहली बात तो उसने अपने पित्र को मारा था, तो पिताजी को मारने के कारण इसे संज्ञा मिलती है पितृहंता, ठीक है ना, और क्रूरत की भी संज्ञा से दी जाती है। तो क्रूरत या पितृहंता की संज्ञा से दी जाती है, इसका उपनाम मिलता है। तो भाई साहब अजातशत्रु ने किया क्या कि जब ये राजा बने, तो राजा बनते ही इन्होंने अपने मामा को नहीं बख्शा यार, इन्होंने वैशाली पर हमला कर दिया, जबकि वैशाली में इनके मामा थे। लंबा संघर्ष चला, तो वैशाली को भी जीता, बज्जी को भी जीता और वत्स को भी जीता, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, वैशाली, वज्जी और वत्स तीनों को जीत करके किसे मिला लिया, मगध में मिला लिया। तो मगध का एम्पायर और बड़ा हो गया, मगध और विस्तृत हो गया, ठीक है ना। तो जब मगध इतना विस्तृत हो गया, तो फिर हुआ क्या, आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि वैशाली, वज्जी, वत्स को जीतने के लिए अजातशत्रु ने किन हथियारों का प्रयोग किया। तो दो प्रकार के हथियारों को उल्लेख मिलता है। एक जो हथियार है उसको बोलते हैं अपन लोग रथ मसलों, रथ मसल, और एक को बोलते हैं महाशिला कंटक। ये दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग उसने किया था, पूछे जाते हैं। रथ मसल मतलब रथ में एक
कुल मिलाकर के एक गदा टाइप की जुड़ी होती थी, जो सीधे उसमें जब जो जिससे टकराता था तो वो दुश्मन जो होता था वो क्षतिग्रस्त होता था। महाशिला कंटक का मतलब एक गदा टाइप की होती थी, उसमें बहुत ज्यादा नुकीले नुकीले कह सकते हैं कांटे टाइप की संरचना होती थी, जिससे महाशिला कंटक नाम दिया गया था। क्लियर। इसके अलावा हम देखते हैं अजातशत्रु के समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई। अजातशत्रु आप देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व के आसपास अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है ना, कौन सी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में आप देखेंगे कि एक सप्तपर्णी गुफा में एक बौद्ध महासभा आयोजित हुई या फिर एक बौद्ध संगीति आयोजित हुई। तो याद रखना कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में सप्तपर्णी नामक गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है ना। जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण बात थी कि इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो प्रकार की शिक्षाओं में बट गया, विनय पिटक और सुप्त पिटक। तो विनय पिटक और सुप्त पिटक में विभाजित हो गया। क्लियर। तो अजातशत्रु के संबंध में आपको याद रखना है, इसे पितृहंता या क्रूरत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी कि इसके समय में एक प्रकार से कह सकते हैं जो वैशाली, वज्जी, वत्स जिनके साथ इनके मतभेद हो गए थे, खासकर अपने मामा जी को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने और वैशाली को भी इन्होंने जीत लिया था। इन युद्धों में जीतने के लिए हम बताएंगे आपको कि इन्होंने कुल मिलाकर के किस प्रकार से इन युद्धों को जीतने के लिए कौन कौन हथियारों का प्रयोग किया, तो ये भी हमने जाना। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, राजगिरी में हुई थी, राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी सप्तपर्णी नामक गुफा में, और अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और शासक उस समय कौन थे, शासक उस समय थे अजातशत्रु। क्लियर। इतनी बात हमने छोटी छोटी यहाँ पे अजातशत्रु में डिस्कस करी। अब हम आते हैं यहाँ पे उदायन में। क्लियर। तो चलते हैं आगे, उदायन में चलेंगे अपन लोग। तो उदायन देखो, दो बौद्ध धर्म के स्रोत हैं या जैन धर्म के स्रोत हैं। एक है गार्गी संहिता, साहित्यिक स्रोत है ये गार्गी संहिता, और एक और है उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। तो उदायन, एक्चुअल में उदायन ने भी क्या किया था, अपने पिता अजातशत्रु को मार करके अपना सिंहासन प्राप्त किया था। ये भी पितृहंता थे। ठीक है ना। तो उदायन ने क्या किया था, उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार करके सिंहासन प्राप्त किया था। परिशिष्ट पर्वन और गार्गी संहिता के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उदायन ने सोन और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, और इसी को अपनी क्या बना दिया था, राजधानी बना दिया था। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, उदायन ने बनाया था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, गार्गी संहिता और परिशिष्ट पर्वन से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो उदायन था इसके बारे में और विस्तृत उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु ये मिलता है कि ये जैन मतानुयायी था, मतलब ये जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है ना। तो ये जैन मतानुयायी था। तो इस प्रकार से 3-4 पॉइंट हमारे यहाँ से निकल करके आ गए। एक तो उदायन ने अपने पिता को मार करके क्या प्राप्त किया था, राज सिंहासन प्राप्त किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और इसको फिर क्या बना लिया था, अपनी राजधानी बना लिया था।
और हम देखते हैं कि जो उदयन था वो जैन मत अनुयायी था। क्लियर। इसके बाद आते हैं नाग दशक में। नाग दशक को हर्यक वंश का माना जाता है अंतिम शासक। ये बहुत ही कमजोर शासक है। इसे विभिन्न प्रकार के बौद्ध ग्रंथों में दर्शक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह अयोग्य शासक था। इसके टाइम पर हुआ क्या, इसका जो अमात्य था, इसके अमात्य का नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने, जो उनका अमात्य था, अमात्य को बोलते प्रधानमंत्री, तो अमात्य शिशुनाग ने अपने स्वामी नाग दशक को मार करके क्या किया, एक नवीन वंश की स्थापना की। मगध में एक नवीन वंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया। अब हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि नाग दशक को एक संज्ञा भी दी गई है। इतिहासकार इसे दर्शक की संज्ञा दी है। इतिहासकारों ने इसे दर्शक की संज्ञा दी है। क्लियर। तो ये तो हमारा हर्यक वंश हमने पे कंप्लीट कर लिया। अब हमारी जो चर्चा बची है वो बची है शिशुनाग वंश से और नंद वंश से। तो ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। हालांकि आज का जो पूरा का पूरा सेशन था ये फैक्चुअल था, ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, या किसी भी वनडे एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जुड़े रहिए निष्कर्ष एकेडमी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हमें सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।